आज हमारे आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने शहादत दी। उनको हम शत शत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। इसके साथ साथ जो पहलगाम में हमारे 28 टूरिस्ट शहीद हुए थे, उन सबको भी हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवारों को संवेदना देते हैं। इसके बाद 22 अप्रैल के बाद से लेकर और अब तक तकरीबन हमारे 20 जांबाज सैनिक शहीद हो चुके हैं। उनको भी हम शत शत नमन, श्रद्धांजलि और परिवारों को बहुत बहुत संवेदनाएं। और इसके साथ साथ पुंछ, राजौरी और एलओसी और सुनने में आया आईबी में भी कई हमारे सिविलियन पाकिस्तान की गोलाबारी के अंदर शहीद हुए, हताहत हुए, घायल हुए। उन सबको भी हमारी बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। मैं ये श्रद्धांजलि का क्रम जो है डेट के हिसाब से कर रहा हूँ, तो सभी जितने भी हमारे शहीद हैं वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं, माननीय हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। साथियों, पिछले तकरीबन 1 महीने के अंदर जिस तरह से मुश्किल दौर से हमारा देश गुजरा है, 22 अप्रैल के जो पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद जो बिल्डअप हुआ, कांग्रेस पार्टी पूरी ऑपोजिशन ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार के पीछे अपना पूरा का पूरा वजन डाल दिया और सरकार को कहा कि हम आपके साथ हैं। जो भी इन टेररिस्ट और आतंकी हमलों के जो आका हैं, वो कहीं भी बैठे हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, हर एक आदमी को सबक सिखाना जरूरी है और हम आपके साथ हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 3 बैठकें हुई, उन्होंने एक स्वर में एक ही रेजोल्यूशन किया कि हम लोग आपके साथ हैं, जो भी फैसला करोगे हम आपके साथ हैं। उसके बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। हम सब ने उसको बहुत सराहा। मिलिट्री को जो ऑब्जेक्टिव दिए गए, 9 टारगेट्स को ध्वस्त करने के, 6 और 7 की रात को उन्होंने बखूबी उसको अंजाम दिया और कमाल तरीके से जो प्रिसीजन स्ट्राइक किया, मिसाइल से, जहाजों से और जमीनी गोलाबारी से एलओसी के ऊपर जिस तरह से स्ट्राइक किया, और उसके बाद खासकर जो भावलपुर और मुरीद के कैंप्स जो हैं उनको उड़ाने का काम किया, उसके लिए सारे देश ने उनकी सराहना की। लेकिन पाकिस्तान ने उसके साथ जो काउंटर अटैक किया, काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया, उस काउंटर ऑफेंसिव के बाद जो हमारी एयर डिफेंस प्रणाली जो तैयार की गई थी बहुत समय से, जिसके 6 लेयर्स हैं, शोल्डर फायर से लेके सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, जिस तरह के हमारे रेडार्स थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ने जिस तरह से काम किया, हमारे आर्मी एयरफोर्स ने जबरदस्त तरीके से जो डिलीवरी की है, जो उनको ऑब्जेक्टिव दिया वो 100% अचीव किया गया। और इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की लड़ाई के अंदर हम सब लोग, आप लोग सब देश के साथ थे, सरकार के साथ थे। लेकिन जब हम जीत रहे थे, पाकिस्तान के ड्रोन अटैक, पाकिस्तान की मिसाइल अटैक और पाकिस्तान के तरह तरह के, तमाम तरह के गोला बारूद के जो अटैक हो रहे थे हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि ऊपर स्कार्दू से लेकर नीचे पुंछ, राजौरी, अखनूर तक आती है, और फिर उसके बाद आईबी पठानकोट से चालू, कठुआ, सांबा, पठानकोट, अमृतसर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और नीचे भुज, नलिया, वहां तक हमारी पूरी की पूरी आईबी और एलओसी पूरी तरह से एक्टिवेटेड थी। फौज तैयार थी और फौज ने उनके सारे के सारे जितने भी हमले थे उनको नाकाम कर दिया। हमने उसको देखा। और आप में से कई टीवी चैनल तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से 9 और 10 की रात को शायद किसी ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया था, किसी ने लाहौर पे कब्जा कर लिया था और किसी ने शायद कराची के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। तो ये माहौल था पूरे देश का। सुबह 10 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जो हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं, और साथ साथ
जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्री साहब, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ऐसी थी कि जैसे आज हम बहुत कुछ डिलीवर करने वाले हैं। चौथा दिन था लड़ाई का, लेकिन अचानक शाम होते होते हम सबके चेहरे धूमिल पड़ते चले गए और अचानक सीज फायर का अनाउंस हुआ। और इस सीज फायर जिन हालातों में अनाउंस हुआ है, और सीज फायर अनाउंस होने से पहले आधा घंटा पहले यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हमने सीज फायर जो है दोनों देशों में करवा दिया है। और जो तरीका उसके लिए अपनाया गया कि भारत की नहीं 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की धरती से ये सीज फायर अनाउंस हुआ, ये हमारे लिए शर्म की बात थी। देश एकजुट था इस पूरे हालात में, लेकिन सरकार ने लोगों के दिलों का, लोगों के जज्बातों का सौदा किया और अचानक हमारे ऊपर यह सीज फायर थोप दिया। हम इस पूरे प्रकरण में 22 अप्रैल से लेके और 10 तारीख को सीज फायर होने तक हम लोग जो फौजों ने कार्रवाई की है उसको सैल्यूट करते हैं, उनकी वीरता को, शौर्य को, पराक्रम को नमन करते हैं, सलाम करते हैं। और ये फौज, भारतीय फौज वर्ल्ड की नंबर 1 फौज थी। ये उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन जिस तरह से उदाहरण दिया इन ऑपरेशंस के अंदर, उसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन उसके बाद अब क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, अलग अलग भाषाएं बताई जाती हैं इसके बारे में, लेकिन जब यह रुक चुका है ऑपरेशन सिंदूर, फिलहाल के लिए टेम्परेरीली अगर रुक चुका है, तो आज हमें जरूरत है आंकलन करने की कि क्या इस दौरान हमने क्या खोया और क्या पाया। और इसके लिए सवाल सरकार को देने पड़ेंगे। सरकार को ये सवाल देने पड़ेंगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी कि इस हमले के जिम्मेदार कौन। तो साथियों, इस सारी चीज को देखते हुए हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि हम लोगों के बीच में जाएंगे। और पहले कार्यक्रम 20 से 30 का दिया गया था, लेकिन थोड़ा 24 तारीख से लेके और 31 तारीख तक प्रोग्राम्स तय हुए हैं। जय हिंद सभा, हम सब लोगों के बीच में, भारतवासियों के बीच में जाएंगे। पहले फेज के अंदर 16 शहर चुने गए हैं और जय हिंद सभाएं वहां पर की जाएंगी। ये सभाएं हमारे सैनिकों को नमन करने के लिए, हमारे जो सर्विंग सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, उन्होंने जो काम किया है उनकी वीरता को सलाम करने के लिए, नमन करने के लिए, और जो हमारे पूर्व सैनिक जिन्होंने आज तक काम किया है 1962 की, 65 की, 71 की, कारगिल की, IPKF में, और आज तक जो काम कर रहे हैं, उसके लिए सब लोग सलाम करते हैं। और उनको फोकस में रखते हुए हम लोग उनको ऑनर करना चाहते हैं, उनको ऑनर करेंगे इन सभाओं के अंदर। और साथ साथ एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि सरकार ट्रांसपेरेंटली सब लोगों के बीच में आए और बताए कि ये कैसे 22 अप्रैल का पहलगाम का हमला हुआ और कैसे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और क्या हमने इसके अंदर खोया, क्या पाया, और किस तरह से हमारा सीज फायर थर्ड पार्टी से हुआ। और इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, जिन्होंने जिस तरह से उनकी बयान आया, मैं अब एक एक करके हर चीज़ के ऊपर करूंगा। जहां तक बात है सिक्योरिटी फेलियर, ये 22 अप्रैल का जो पहलगाम का हमला था, वहां पर ना तो कोई सिक्योरिटी पोस्ट थी, ना कोई चेक पोस्ट थी, ना कोई पिकेट थी, ना कोई सिपाही था, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस थी। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। JNK के चप्पे चप्पे के ऊपर फौज की या किसी की डिप्लॉयमेंट रहती है। और ये मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं कि ये गलतफहमी में ना रहे कि ये फौज की डिप्लॉयमेंट थी। ये जो जितने भी शहर हैं, श्रीनगर, पहलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, अनवंतीपुर, ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम की सिक्योरिटी के अंदर है। जो सिक्योरिटी है, पुलिस, पैरामिलिट्री, सब कुछ MHA के अंडर है। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी MHA की थी, फौज की नहीं थी। और उस समय पर वहां पर कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं थी। और मेरे 28 साल के फौज के करियर में, और मैंने जो 40 साल की जो
मिलिटेंसी J&K की देखी है, उसको देखते हुए और वर्ल्ड की सारी मिलिटेंसी जो देखी है, उसके अंदर जो टेररिस्ट हैं वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर फटाफट आते हैं, 1-2 मिनट के अंदर अटैक करते हैं और अपना जाने का सेफ रास्ता ढूंढकर पहले से ही रखते हैं और इमीडिएटली निकल जाते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं इस बात के लिए कि वहां पर 40 मिनट तक एक एक आदमी को चुन चुन कर मारा जाता है और उसके बाद 1.5 घंटे तक कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आती है, कोई QRT नहीं आती है, कोई नहीं आता है। तो बहुत बड़ा एक ये फेलियर है, सिक्योरिटी का फेलियर है, ये हमने नहीं देखा, अनप्रेसिडेंटेड है। और कई परिवारों से हम मिले जिन्होंने अपने इस पुलवामा अटैक के अंदर लोग खोए हैं। वो लोग कहते हैं कि कोई लेफ्टिनेंट विनय नारवाल की वाइफ हिमांशी नारवाल, जिसका पोस्टर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, अपने पति की लाश के साथ बैठी थी, कहते 1 घंटे से ज्यादा तक उनके पति की सांस चल रही थी, कोई इवैक्यूएशन नहीं हुई, कोई उनको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ और ज्यादातर लोग जो है खून ज्यादा बह जाने की वजह से और जो उनको मेडिकल केयर नहीं मिली है समय पर, उसकी वजह से वो लोग उन्होंने अपना दम तोड़ा। तो साथियों, ये पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम की फेलियर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मिनिस्ट्री ऑफ होम, जिसके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, उनकी पूरी तरह से विफलता है। यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 6 से 8 अप्रैल के दौरान अमित शाह जी ने सिक्योरिटी का जायजा लिया और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, और 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का वहां दौरा होना था, वो सिक्योरिटी कारणों से रद्द कर दिया जाता है और 22 अप्रैल को ये पहलगाम हो जाता है। तो इसका मतलब कि इंटेलिजेंस इनपुट्स कहीं ना कहीं कुछ थी या सिक्योरिटी की पुख्ता नहीं थी, तो इस वजह से इन्होंने प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द किया। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस की जो फेलियर हुई है, हमारे जो इंटेलिजेंस की 6 एजेंसियां हैं, IB है, रॉ है, NTRO है, जॉइंट इंटेलिजेंस ग्रुप है और तमाम तरह की जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, वो पूरी तरह से इस खबर को देने के लिए विफल हुई हैं। और अगर उनके पास खबर थी तो वो जमीनी लेवल तक, कमांडरों तक उन्होंने पहुंचाई नहीं है, जिसकी वजह से ये हमला हुआ है। उसके बाद साथियों, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि पिछले 4 साल के अंदर क्या बदला श्रीनगर की जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। वहां पे जो राष्ट्रीय राइफल्स और जो फौज हुआ करती, फौज की डिप्लॉयमेंट, वो सारी की सारी शहरों से हटा ली गई, उनको सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के अंदर उनको लगाया गया और जो सरहद के ऊपर, जो सरहदों पे LOC के ऊपर लगाया गया। और इस दौरान सारी की सारी जो सिक्योरिटी कवर था वो होम मिनिस्ट्री ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इसका मतलब पूरी तरह से होम मिनिस्टर अमित शाह, आपकी ये फेलियर थी, आपकी एजेंसियों की फेलियर थी। आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी इस फेलियर की वजह से हमारा देश न्यूक्लियर वॉर की तरफ धकेला चला गया। इसके साथ साथ एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि जो इससे कनेक्टेड बात है, सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि सिक्योरिटी की जो डिप्लॉयमेंट है, जो हमारी राष्ट्रीय राइफल यूनिट्स हैं या J&K में डिप्लॉयड यूनिट्स होती हैं, उनकी 110% स्ट्रेंथ उनकी मेंटेन की जाती है। लेकिन अग्निवीर योजना लेके आए, हमारे सेनाओं की जो स्ट्रेंथ थी वो 15 लाख से 12 लाख रह गई। हर साल 80,000 के 75 से 80,000 के आसपास हमारे रिक्रूट हुआ करते थे। 2020, 21, 22 के अंदर कोई रिक्रूटमेंट नहीं, और उसके बाद 23 और 24 में जो रिक्रूटमेंट हुई है वो 75-80,000 की जगह पे 40 से 45,000 हुई है। तो हमारी 3 लाख से ज्यादा फौज कम हो गई, जिसकी वजह से थिन डाउन हो गई हमारी डिप्लॉयमेंट। और ये जो हमारे जो सेक्टर्स थे, जो RR के अंदर 75% स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहे थे, जो पहले 110% के ऊपर काम कर रहे थे, तो ये पूरी की तौर पर हमारी जो ऑपरेशनल एरियाज थे वो हमारे थिन डाउन हो गए, हमारी गैप जो है वो बढ़ गया। तो उससे इन्फिल्ट्रेशंस का जो के ऊपर असर पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो पहले इन्फिल्ट्रेशन होकर वो पीर पंजाल रेंज से आया करते थे और आकर वो वेस्ट कश्मीर के अंदर से कश्मीर के अंदर आते थे। अब वो पुंछ, राजौरी, कठुआ, सांबा, वहां से होके डोडा, किश्तवाड़ से होके ईस्टर्न सेक्टर से वो अनंतनाग और यहाँ पे आते हैं। और ये जो पैटर्न था, यही पैटर्न फॉलो किया गया इस पहलगाम के आतंकियों का, जो आज तक फरार हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। तो साथियों, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। एक्सीलेंट डिलीवरी बाय मिलिट्री फोर्सेस, काउंटर डिलीवरी बाय जो हमारे पास काउंटर अटैक हुए, उनकी
100% डिलीवरी बाय मिलिट्री फोर्सेस। किसी भी लड़ाई के दो उद्देश्य होते हैं, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव 100% अचीव किया, जितना उनको लिमिटेड टारगेट दिया गया, लिमिटेड ऑफेंसिव का टारगेट दिया गया, पूरा किया। उसके बाद पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं फेल हो गए। वो कहते थे, बहुत समय से कह रहे थे कि हम पता नहीं क्या का क्या कर देंगे। हमारे 1971 वॉर के अंदर हमारी इंदिरा गांधी जी, हमारी आयरन लेडी, और हमारी प्रधानमंत्री और सैम मानेकशॉ जी फील्ड मार्शल, उनके नेतृत्व में जिस तरह से हमने पाकिस्तान के 1971 में 2 टुकड़े किए थे, आज हमारा देश इस स्थिति में था, हमारी फौजें इस तरह से डिप्लॉयड थी, हमारे फौजें इस तरह से एडवांटेजियस पोजीशन के ऊपर थी कि आज हम पाकिस्तान के कई टुकड़े करने की ताकत रखते थे। लेकिन हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव पूरी तरह से विफल हो गया, फेल हो गया। इसलिए हम मोदी सरकार को कटघरे पर खड़ा करना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने ऐसा कार्य क्यों किया। आपने पूरी तरह से अपनी नेवी को डिप्लॉय करना चाहिए था, उनका यूटिलाइजेशन करना चाहिए था, तो किया होता तो आज पाकिस्तान के दिन, हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते कि ये सीज फायर जिस तरह से हमारे ऊपर थोपा गया। तो साथियों, अब जब हम एडवांटेजियस पोजीशन में थे 10 तारीख को, तो अचानक सीज फायर आ जाता है। हम पूछना चाहते हैं कि ये सीज फायर जब हम जीत रहे थे तो क्यों सीज फायर किया गया। हम ये भी पूछना चाहते हैं कि ये तीसरी धरती से, थर्ड पार्टी के यूएसए की धरती से हमारा जो सीज फायर करवाया गया, इसके हम पक्ष में नहीं, हम इसको कतई मंजूर नहीं करते हैं। और इसको किस तरह से इन्होंने इसके बीच में डाला। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया। मैंने उनको बोला, दोनों कंट्रीज को बिठाकर, कि आप बहुत स्ट्रांग कंट्रीज हैं, आप बराबर के देश हैं, कश्मीर के ऊपर आप कितने ही सालों तक लड़ते रहे, हजारों सालों तक लड़ते रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं अगर समझौता करा सकूं तो मैं करवा दूं। ऐसी ऐसी बातें अगर वो कहते हैं और मोदी जी उसको नकारते नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे साइलेंट हां है उनकी। अगर हिम्मत है, इंदिरा गांधी जी जितनी हिम्मत दिखाना चाहते हो, जो रिचर्ड निक्सन को कहकर आ गई थी, रिचर्ड निक्सन ने कहा था कि आप अगर पाकिस्तान पर अटैक करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो इंदिरा गांधी जी ने उस समय कहा था कि हम अपने देश का फैसला और अपनी सरहदों का फैसला खुद कर सकते हैं। एनएसए उस समय के हेनरी किसिंगर, उन्होंने इंदिरा गांधी जी से जब पूछा कि मैडम आप कहीं उनके ऊपर इतने हार्श तो नहीं थे, तो कहने लगे, कहते ऐसा है कि अब वो समय चला गया जब 3 से 4 हज़ार किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग हमारे सरहदों का, हमारी सुरक्षा का, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी का और हमारे कंट्री के फैसलों का के ऊपर फैसला किया करते थे। और वो समय चला गया कि आप हमारे ऊपर कोई चीज थोप सकें। हम डेवलपिंग नेशन है, आज भी हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट है और हम अपने फैसले लेने के लिए खुद सक्षम है। आज मैं जानना चाहता हूं, मोदी जी, आपकी रीढ़ की हड्डी कहां पर है? आप क्यों नहीं स्टैंड स्ट्रेट कर रहे? आप क्यों इस तरह का सीज फायर आपने एक्सेप्ट किया? यूएस के ऊपर, यूएस स्पॉन्सर्ड जो सीज फायर है, उसके अंदर आपने थर्ड पार्टी की मीडिएशन को एक्सेप्ट किया। 1971 का जो शिमला एग्रीमेंट था उसको वायलेट किया। किसी तरह की मीडिएशन हमें अलाउड नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम ये पाकिस्तान के बीच में और हिंदुस्तान के बीच में J&K एक बायलैटरल मसला है, हम क्यों इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो ये हम आपसे सीधे सीधे सवाल करना चाहते हैं कि क्या आपने हमारे देश के जो बायलैटरल मसले थे उसके अंदर थर्ड पार्टी की जो इंटरफेरेंस है उसको बर्दाश्त किया? मोदी जी, आप यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की बार बार कहने, 5-6 बार वो धरती से, आकाश से, जहाज से और सऊदी अरेबिया में ट्रेडर्स के सम्मेलन के अंदर बैठकर वो कहते हैं कि मैंने कहा कि लेट्स डू सम ट्रेड। आप हमारे देश के महिलाओं के सिंदूर का, ऑफ सिंदूर नाम रखा गया था, ऑफ सिंदूर का, जो महिलाओं की ताकत होती है और पुरुषों की का रक्षा कवच होता है, उसका आपने सौदा किया। यह हमें कतई मंजूर नहीं है, देश के लोगों को कतई मंजूर नहीं है। यह हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, क्योंकि आपने हमारे को और पाकिस्तान को एक ही तराजू के अंदर तुलवा दिया। पाकिस्तान जो फेल्ड स्टेट है, रोग स्टेट है, और वर्ल्ड का जहां जहां पे भी टेरर जहां से पनपता है तो उसका एपी सेंटर वहां दिखाई देता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि आपने हमारे देश की
मान और मर्यादा को कम करने का काम किया है, वो हमें कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि भारत देश इस समय पे चौथी बड़ी इकोनॉमी है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेना का मालिक है। आप इंदिरा जी जितनी ताकत दिखाइए और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को कहिए कि आपने मीडिएशन नहीं कराई, हमें मीडिएशन मंजूर नहीं है, हमें ये सीज फायर आपके द्वारा कराया हुआ मंजूर नहीं है, हम अपने फैसले खुद लेंगे, तो उस दिन मोदी जी हम आपको कहेंगे कि आपके अंदर भी सही रीढ़ की हड्डी है। इसके बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे देश के, वो कहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशंस वी इन्फॉर्म्ड आवर काउंटर पार्ट्स, कि हमने अपने काउंटर पार्ट्स को इन्फॉर्म किया कि हम मिलिट्री टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, टेररिस्ट टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या किसी को भी हिट नहीं करेंगे, तो आप दूर रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं, हमारी एडवाइस नहीं मानी। तो मैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी से सीधे सीधे सवाल करना चाहूंगा कि जब हमारी देश की सेनाएं लड़ रही थी, जब हमारे जहाज उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, जब हमारे एलओसी के ऊपर फायरिंग चल रही थी, हमारी मिसाइल जाने को तैयार थी, आपने स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन का मतलब यह है कि 1:05 पे अगर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है तो आपने एट स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन उनको बता दिया कि हम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडार्स हैं, एयर डिफेंस है, उनको सबको सचेत कर दिया। आपने हमारे मिशन पायलट्स को खतरे में डाल दिया। अगर उनको 9 ऑब्जेक्टिव्स मिले थे, उन्होंने बढ़िया तरीके से उनको परफॉर्म किया, लेकिन आपने तो उनके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। यह हमें कतई मंजूर नहीं है और इसके लिए हमें पूरी की पूरी सवाल खड़ा करते हैं और हम जानना चाहते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से कि ये आप बताइए कि आपने हमारे देश के सैनिकों के साथ ये धोखा क्यों किया। अगर राहुल गांधी जी पूछते हैं, सही पूछते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से कि अगर आपने ये बताया है तो ये बताइए कि इस डाइवर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर सीक्रेसी, सरप्राइज, सब कुछ आपने लूज कर दिया है, तो इसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है, चाहे हमारे कोई सैनिक अगर मारे गए हैं या फिर हमारे जहाज या हमारा कोई भी सैयारा कोई अगर हमारा गिरा है, तो इसके मतलब यह है कि आप जिम्मेदार हैं, आपको बताना पड़ेगा। और साथियों, इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सोल्जर्स को हौसला देकर, ताकत देकर, हथियार देकर लड़ाई के मैदान में उतारें। हमारे सोल्जर्स तैयार थे, लड़ रहे थे, लेकिन छातियों पे गोली खाने को तैयार थे, लेकिन उनको एक चीज का और गुमान होता है, विश्वास होता है कि हमारी सरकार पीछे से हमारी रक्षा करेगी। लेकिन आपने तो उनके रक्षा कवच को भेज दिया, उनको पीछे से उनको छुरा घोंपने का काम किया। तो उनकी लाइफ को डेंजर में डालने के लिए मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब। और इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस ऑपरेशंस के अंदर हमारा जो जिस तरह से इम्पैक्ट ऑफ अग्निवीर जिस तरह से हमारे इस दौरान में 20 लोग थे, जिनमें से ऑप सिंदूर के अंदर 11 लोग हमारे शहीद हुए, जिनमें से 2 अग्निवीर हैं और 1 अग्निवीर अभी 2 दिन पहले भी शहीद हुआ है। तो हम यहाँ से दोबारा से एक सवाल उठाना चाहते हैं कि आप ये जो अग्निवीर योजना है, उस अग्निवीर योजना में जिस तरह से हमारे सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे अग्निवीर और रेगुलर सैनिक के बीच में भेदभाव हो रहा है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को उठा रही थी कि अग्निवीर योजना को बंद कीजिए और अग्निवीरों को रेगुलर करिए। तो आज ये जो ऑप सिंदूर के अंदर इस आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, इस लड़ाई के अंदर जो हमारे साथी जो शहीद हुए हैं, उसमें रेगुलर सैनिक और अग्निवीरों में मैं जानना चाहता हूं कि और सवाल करना चाहता हूं कि उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। शहादत होती है और उनकी जो कॉम्पनसेशन का मैकेनिज्म है वो भी सेम होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, यहाँ पे इम्पैक्ट जो अग्निवीर के 2 आए हैं। पहला इम्पैक्ट तो यह है कि हमारा सिक्योरिटी की जो डिप्लॉयमेंट है वो थिन डाउन हो गई, क्योंकि सेना हमारी कम की संख्या बल कम हो गया। दूसरा तो ये जो रेगुलर सैनिक और इसका जो भेदभाव है, इसको आप दूर करिए। यहाँ से हम आपसे ये भी सवाल करना चाहते हैं कि आप
देश के सैनिकों के साथ खड़े रहिए। देश का सैनिक आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अभी ऑप सिंदूर मुझे लगता है कि फ़िलहाल के लिए रुका है। अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पोस्टपोन हुआ है, तो आने वाले समय में आपने जिस तरह से विश्वास जताया है डीजीएमओ पाकिस्तान के ऊपर कि एक डीजीएमओ की कॉल आ गई और उसके ऊपर आपने सीज फायर कर दिया, ऐसा नहीं होता। डीजीएमओ ये लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर का मामला था, इसके अंदर सरकार का डायरेक्ट फैसला होता है, डीजीएमओ का फैसला नहीं होता। आप डीजीएमओ के कंधे पर रखकर आप बंदूक ना चलाएं, आप सेना का सही इस्तेमाल करें, उनका राजनीतिकरण ना करें, और सेना की जो अचीवमेंट्स हैं उनको ले जाकर जिस तरह से आप जगह जगह जा रहे हैं, आप राजनीतिकरण ना करिए। और आप ये बताइए कि ये सीज फायर करने का फैसला डीजीएमओ का नहीं, ये सीज फायर करने का फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, जो कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने के ऊपर और उनके दबाव में आने के ऊपर किया गया। ये दबाव भी देश को बताने पड़ेंगे कि क्या क्या दबाव है। इसके बाद मैं अपने साथी अनुमा आचार्य जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे की प्रेस वार्ता को आगे लेके जाएं। तो साथियों, जैसे हमारे वरिष्ठ कर्नल रोहित चौधरी ने बताया कि हम जय हिंद सभा करने वाले हैं, और ये 16 जगहों पर मई के आखिरी सप्ताह में होगी, और उसके अलावा ये राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर भी होगी। ये असल में हम संवाद स्थापित कर रहे हैं, और वो 10 सवाल 11 सवाल हम पूछ रहे हैं, जो कि जिसके बारे में कर्नल रोहित चौधरी ने बताया। पहले 2 सवाल कि इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, दूसरा आतंकवादी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए और अभी सरकार उनको पकड़ने के लिए आगे क्या प्लान बना रही है, तीसरा सीज फायर अचानक क्यों हुआ, और चौथा कि ट्रंप ने कैसे ये कहा कि व्यापार के कारण हमने ये सीज फायर करवाया है, इस पर सरकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। पांचवा ये कि जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कैसे पहले से ही प्लान बताकर जो आर्म फोर्सेस की टाइम, स्पेस और क्वांटम की एक स्ट्रेटजी होती है, उसको कैसे वो तितर बितर हुई। और उसके अलावा हम ये सवाल भी पूछना चाहते हैं कि आने वाली 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने केवल एनडीए के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई है इसी मुद्दे को लेकर। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि कौन सा अपराध किया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने या झारखंड के मुख्यमंत्री ने। क्या प्रधानमंत्री केवल बीजेपी वोटर्स के या बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के होते हैं? क्या देश केवल बीजेपी वोटर्स का है? इसलिए हम ये मांग करते हैं कि सभी मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में शामिल होना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि 2 बार सर्वदलीय बैठक हुई, दोनों बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि शीर्ष नेतृत्व है वो नहीं आए। क्या उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता नहीं है? ये एक दूसरा मतलब हमारा 6वां 7वां सवाल है। ये एक और चीज कि अब टीवी पर प्रचार हो रहा है, पीआर इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पेशेवर तरीके से हम किसी मुद्दे को संभालते थे, लोगों तक पहुंचता था, संवाद जाता था, लोगों को सही तरीके से मालूम होता था, वो कहां चला गया? दिन भर हम प्रचार माध्यमों में, और उसमें भी हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी के पोस्टर बैनर भी लग रहे हैं जिसमें वो डांगरी पहन के, कहीं बैटल जैकेट पहन के वो दिखाई पड़ते हैं। तो जो एक तरीका था हमारा परिपक्व तरीका, संस्थागत तरीका, वो कहां चला गया? ये भी हमारा सवाल है जिसको लेकर हम जय हिंद सभा में लोगों तक जाएंगे और उन्हें बताएंगे ये सवाल। उसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे हेडलाइन बदलने के भी काम लाया गया, लेकिन महिला अधिकारियों के साथ जिस तरह की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की, और खास तौर पे हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर जो टिप्पणी की गई, उस अपमान का क्या बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? क्या वो अमर्यादित भाषा के कारण भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर पार्टी में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करेगी? एक सवाल है जो लोगों तक जाना बहुत जरूरी है। और बहुत दिनों से कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लगातार सरकार से
इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं और आज तक उसके बारे में कुछ सुना नहीं गया। तो ये कि इतने अहम मुद्दे पर संसद का एक विशेष सत्र बुलाने से, जिम्मेदारी से, उत्तरदायित्व से मोदी सरकार क्यों बचना चाहती है, ये हमारे सवाल हैं कि जो आपने सारे सुने। और ये सवाल हम अपनी जय हिंद सभाओं में लोगों के बीच जाकर करेंगे और लोगों से इसके बारे में पूरा उनको कम्युनिकेशन करेंगे, उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी बात खत्म करते हैं। आपके जो सवाल हों और इसी मुद्दे पर, स्पेशली इसी मुद्दे पर जो सवाल हों वो पूछिए। तो साथियों, अभी इसको एक बार समराइज कर देते हैं सारी चीज़ को कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। ये हमारे सेनाओं की 100% सक्सेस थी, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल फेलियर था। और इसके साथ साथ जो पॉलिटिसाइजेशन जैसे ये कह रहे हैं हमारे साथी, उन्होंने बताया कि जिस तरह से पुराने सेल्फी पॉइंट, मेरी माटी मेरा देश, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो करते रहे हैं और सैनिकों को जो छुट्टी जाते थे उनको प्रचार करवाते थे, सरकारी चीज़ों का प्रचार कराते थे। तो ये ऑप सिंदूर का प्रचार कराने से गुरेज करें और कम आउट क्लीन, दिस इज़ व्हाट वी वांट। और अब इस मुद्दे के ऊपर हम इस पहलगाम को इतिहास के पन्नों में गुम नहीं होने देंगे। ये जय हिंद सभाएं ये पूरे देश में संवाद करके बताया जाएगा कि जैसे पठानकोट, पुलवामा, ये आपने उनके ऊपर किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की, तो पहलगाम हमले के ऊपर और आज उसके बाद ऑप सिंदूर के ऊपर आपको जिम्मेदारियां तय करनी पड़ेंगी। अमित शाह जी को हटाना पड़ेगा। आपको जो भी इस पूरे प्रकरण में जो एजेंसीज हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जय हिंद सभा के जो प्रोग्राम्स हैं वो मैं थोड़ा सा आपको एक बार बता देता हूं कि हमने अभी पहले फेज़ के अंदर 16 जगहों के ऊपर हमने जय हिंद सभा जो है ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया है। चंडीगढ़ में 25 मई को होगी। इसके थोड़ा डेट्स का रहेगा इसके अंदर, सचिन पायलट जी करेंगे। उसके बाद कोचीन के अंदर 26 मई को विंग कमांडर अनुमाचार्य जी जाएंगी। बाड़मेर के अंदर श्री रणदीप सुरजेवाला जी 26 तारीख को जाएंगे। पटना मुजफ्फरपुर में 27 मई को श्री गौरव गोगोई जी जाएंगे। कोलकाता 27 मई को श्री सप्तगिरी उलाका जी जाएंगे। बेंगलुरु 28 मई को मुकुल वासनिक जी जाएंगे। भुवनेश्वर में श्री दीपेंद्र हुड्डा जी 29 मई को जाएंगे। और गोवा के अंदर 30 तारीख को मैं जाऊंगा। और शिमला 30 तारीख को श्री अजय माकन जी जाएंगे। कोल्हापुर 30 मई को पवन खेड़ा जी जाएंगे। पठानकोट 30 मई को श्री कन्हैया कुमार जी जाएंगे। जबलपुर में 31 मई को भूपेश बघेल जी जाएंगे। हल्द्वानी में 31 मई को प्रोग्राम होगा, हरीश रावत जी जाएंगे। दिल्ली में 31 तारीख को प्रोग्राम होगा और अशोक गहलोत जी जाएंगे। गुवाहाटी, इसके अलावा गुवाहाटी और हैदराबाद हैं, उसकी डेट्स और जो हमारे AICC से लीडर्स हैं वो जाएंगे। उनका आपको जैसे ही जानकारी होगी वो देंगे हम आपको। इसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी का, वो भी अपने एक नुमाइंदे को हर जगह पे, इन एडिशन टू दिस, एक नुमाइंदे को भी भेजने का काम करेंगे। और जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन विभाग के और जो एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का हम सहयोग लेकर इन सब में जय हिंद सभा करेंगे और लोगों के बीच में अपनी बात ले जाएंगे ताकि उनको इस पूरे प्रकरण के बारे में पूरी जानकारी हो। इसके संदर्भ में कोई सवाल हो किसी के तो पूछ सकते हैं। दिल्ली में होगा, दिल्ली में जगह हम 31 तारीख को है, जगह चुनकर हम बता देंगे आपको। तो ये 31 तारीख को है, श्री अशोक गहलोत जी होंगे। इस मुद्दे पे कोई सवाल नहीं? अच्छा, ठीक है, थैंक यू।